Assalamu alaikum. My name is Dr. Syed Arshad Hussain. I'm a respiratory consultant at Medicine Hospital in Kent. I'm also an honorary senior clinical lecturer at King's College at London. I'm trying to do this presentation for the benefit of a lot of our viewers in Pakistan, especially I'm doing it in Urdu language. तो सबसे पहले लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि जी ये कोरोना वायरस क्या चीज़ है। कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है और ये आम वायरस से बहुत डिफरेंट है कि ये बहुत लीथल और डेंजरस किस्म का वायरस है और बड़ी तेज़ी से स्प्रेड होता है। तो इसके लिए एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अक्सर मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि हाउ डू वी डायग्नोज कोविड-19 इन्फेक्शन। तो उसके लिए जो बेहतरीन टेस्ट है वो थ्रोट स्वैब और नेज़ल स्वैब टेस्ट है और ये स्वैब 48 आवर्स में इसका रिजल्ट्स आ जाते हैं। इसकी जो सेंसिटिविटी है वो अबाउट 60 to 70% है। तो 30% में सिम्टम्स होने के बावजूद ये टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। ये इसको जानना बड़ा ज़रूरी है और ये 2-3 दिन के बाद सिम्टम डेवलप होने के बाद ये टेस्ट करवाना चाहिए ताकि पता चले कि आपको कोविड-19 इन्फेक्शन है या नहीं। उसके अलावा और ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं जो कि हेल्प करते हैं, जिसमें कि CBC, इसमें लिम्फोसाइट्स काउंट जो है वो लो होते हैं, ब्लड एलिमेंट, और इसके अलावा CRP बहुत हाई होता है। इसके अलावा दूसरे टेस्ट भी इसमें कराए जाते हैं कि जो डी डाइमर्स हैं, ट्रोपोनिन्स हैं, ये टेस्ट हैं जो बताते हैं कि ब्लड के अंदर कोई क्लॉटिंग तो नहीं हो रही। इसके अलावा प्रोकैल्सिटोनिन समटाइम इन्फेक्शन के लिए टेस्ट किए जा सकते हैं। तो टेस्ट कई होते हैं। इसके अलावा छाती का चेस्ट एक्सरे अगर कराया जाए तो उसमें इन्फिल्ट्रेट्स आते हैं जो कि बहुत टिपिकल हैं। सेम विद कैट स्कैन ऑफ द चेस्ट। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे कि कंफर्म कर सकते हैं। बाज़ बार टेस्ट नेगेटिव होता है तो उसको रिपीट करना पड़ता है 48 घंटे बाद। लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि जी एंटीबॉडी टेस्ट क्या। एंटीबॉडी टेस्ट डायग्नोसिस में हेल्प नहीं करता, लेकिन ये कि ये बता सकता है कि आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ था और आप रिकवर कर गए, आपने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना ली हैं उस टेरासीन वायरस के अगेंस्ट। तो ये इस लिहाज से अच्छा टेस्ट है कि बताता है कि जी आप उस बीमारी से फारिग हो गए या आप रिकवर कर गए। ये हरगिज़ नहीं बताता कि आपको फिर ये इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं। ऐसा नहीं हमने देखा है अभी तक अपने एक्सपीरियंस में, लेकिन इट्स डिफ़िकल्ट टू से कि जी आपको फिर कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके अलावा तो ये तो ख़ास चीज़ें हैं जो कि टेस्ट हैं, लेकिन अब ये जो मर्ज़ है इस किस तरह प्रेजेंट करता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो इसमें प्रेजेंटेशन फीचर है वो फीवर है, बुखार। और उस बुखार के साथ साथ जो है खांसी होती है, बार्किंग टाइप की कफ होती है जो बहुत टिपिकल है। इसके साथ सूंघने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, टेस्ट माउथ में नहीं आता, और उसके अलावा जो है वो नोज़िया, खाने का दिल नहीं चाहता, जोड़ों में दर्द, सर में दर्द, बॉडी एक, तमाम चीज़ें इसकी अलामत हैं। बाद लूज मोशन, डायरिया भी हो सकता है, टमी अपसेट भी कर सकता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें अलामत होती हैं जिसको देखभाल करनी होती है। लेकिन अक्सर जो 80% ऑफ कोविड इन्फेक्शन है वो माइल्ड होता है, और अगर आदमी सेल्फ आइसोलेट कर ले घर के अंदर तो वो आराम से इन्फेक्शन सेटल हो जाता है। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। लेकिन सिर्फ 14 से 15% ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटल आना पड़ता है, और उसमें इस हॉस्पिटल आने में फर्दर 5% ऐसे लोग हैं कि जिनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिसको ये इन्फेक्शन होता है जिनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोगों को ऑक्सीजन की या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है जब वो हॉस्पिटल में आते हैं। तो 3 ऐसी अलामत हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। अगर आपको हैं तो आपको हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले ये कि ब्रेथलेस हैं, आपको सांस चढ़ रही है, और आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है या सांस लेने का जो रफ्तार है वो तकरीबन 25 to 30 रेस्पिरेशंस पर मिनट है या उससे ज़्यादा है। ये ऐसी अलामत है कि जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल के A&E जाके अपने आप को चेक करवाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको छाती में पेन है या चेस्ट पेन है तो इसकी वजह से आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर ऑल्टर्ड मेंटेशन है या आप ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस लेवल कुछ ऐसी महसूस कर रहे हैं, ये भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये 3 ऐसी ख़ास अलामत हैं इस डिज़ीज़ में कि जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में टेंशन लेना पड़ेगा और हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। वरना 80% लोगों को माइल्ड डिजीज़ होती है और वो दे कैन बी ईजिली मैनेज एट होम विद अ बिट ऑफ सपोर्ट। अब सपोर्ट में क्या है कि जी आप हॉट ड्रिंक्स लें, चाय, कॉफ़ी, दूध, इस तरह की ड्रिंक्स लें, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स लेते रहें ताकि हाइड्रेटेड रहे बॉडी और डिहाइड्रेशन की तरफ ना जाए।
इसके साथ साथ बुखार को कम करना ज़रूरी है, तो उसके लिए पैरासीटामोल या पैनाडोल आप रेगुलरली ले सकते हैं। इसके साथ साथ ब्रूफेन भी टैबलेट, अगर जोड़ों में दर्द है और बुखार नहीं सेटल हो रहा सिर्फ पैरासीटामोल या पैनाडोल से, तो इबुप्रोफेन भी सेफली यूज़ की जा सकती है इस मर्ज़ में दवा। उसके अलावा जो है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हेल्प कर सकती हैं। ट्रायल एविडेंस हर चीज़ का मौजूद नहीं है, लेकिन दे कैन बी रिकमेंडेड। विटामिन डी अक्सर लोग लेते हैं कि विटामिन डी लेवल्स बेहतर हो जाए। कलौंजी के काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स आए हैं, अक्सर लोग कलौंजी यूज़ करते हैं। विटामिन सी सप्लीमेंट्स, जिंक, हाई प्रोटीन्स लाइक एग वगैरह खाने से, तमाम चीज़ें अपनी बॉडी की गुड न्यूट्रिशन से भी आप उस वायरस को आसानी से फाइट कर सकते हैं। और सेल्फ आइसोलेट का मैंने बताया कि उमूमन 14 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए। बाज़ वक़्त ये वायरस जो है 28 से 30 दिन तक बॉडी से शेड होती है या सिम्टम्स कॉज करती है, और यूजली 10 दिन के बाद जो है सिवियर सिम्टम्स आ जाते हैं। अगर सिवियर सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो नज़र आते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म उसमें होता है और उसकी वजह से सांस में मुश्किलात आती हैं। तो इसमें जब सांस आपकी चढ़ रही है तो आपको अस्पताल जाना पड़ता है, वहाँ वो को डॉक्टर्स को ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेक करना पड़ता है, और ऑक्सीजन चेक करने के बाद जो है उनको ये देखना होता है कि आपको कितनी ऑक्सीजन दी जाए। तो अक्सर वेंचुरी मास्क के ज़रिए वो या तो 24% ऑक्सीजन देंगे या 35% ऑक्सीजन, 28% ऑक्सीजन देंगे या 35% ऑक्सीजन देंगे, या आपको 60% ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ेगी, 40% या 60%। लेकिन जब 40 और 60% ऑक्सीजन देनी पड़ती है तो उस वक्त एक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की भी मशीन की मदद ली जा सकती है, जिसका नाम है CPAP, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर। उसके काफ़ी अच्छे इफेक्ट हैं। बाज़ वक्त सिर्फ ऑक्सीजन और CPAP ट्रीटमेंट से जो है बेहतरी आ जाती है। इसके साथ साथ हमारी एडवाइस होती है कि प्रोन यानी उल्टा होकर लेटें, ताकि जो आपके एल्वेलाई हैं वो रिक्रूट बेहतर हो और ब्रीदिंग आपकी इम्प्रूव हो। अब जो ब्रेथलेसनेस के कॉजेज़ हैं वो कई हो सकते हैं, या तो वायरल निमोनिया है या बैक्टीरियल निमोनिया है। अगर बैक्टीरियल निमोनिया है तो एंटीबायोटिक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर ARDS है तो मैंने जैसा बताया कि ऑक्सीजन देने और CPAP ट्रीटमेंट से उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है। बाज़ वक्त थ्रोम्बोम्बोलिक डिजीज़ या पल्मी एम्बोलिज्म हो जाते हैं, क्लॉट्स इन द लंग हो जाते हैं। उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट डोज हेपरिन या फ्रैगमेंट देनी पड़ेगी टू प्रिवेंट दैट। बट नॉर्मली जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो सबक्यूटेनियस मॉडरेट डोज ऑफ फ्रैगमेंट सबक्यूटेनियसली दी जाती है टू प्रिवेंट क्लॉटिंग, क्योंकि इस वायरस के ज़रिए बाज़ वक्त बॉडी में क्लॉटिंग इफेक्ट्स भी आ जाते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अक्सर मैंने कहा 80% लोग अपने घर में तमाम चीज़ों को बआसानी मैनेज कर सकते हैं। मैंने आपको डायग्नोसिस के बारे में भी बताया है, मैंने आपको कब हेल्प लेनी चाहिए वो भी आपको बताया है, और घर में किस तरह से आप केयर अपने कर सकते हैं अच्छी तरह वो मैंने आपको बताया। अब बहुत सी ड्रग्स हैं और बहुत से लोग बहुत से ट्रीटमेंट को रेकमेंड कर रहे हैं। कुछ जगहों से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में पता चला है, लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोई क्लियर ट्रायल बेनिफिट नहीं शो कर सका है अभी तक। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक उसके बारे में ट्रायल हुआ है। स्टीरॉयड्स या डेक्सामेथासोन के बारे में ट्रायल हुआ है। लेपिनोवेर और रेटिनोवेर ये एंटीवायरल ड्रग्स हैं। इसके अलावा रेमडेसिविर एक बहुत ही एक्सपेंसिव एंटीवायरल ड्रग है जिसको ट्राई किया गया है। यहाँ पाकिस्तान में मुझे पता है कि प्लाज्मा ट्रीटमेंट की बहुत सी बातें की जा रही हैं। प्रीवियस ट्रायल जो चाइना में हुआ है प्लाज्मा थेरेपी का, उसमें कोई ख़ास बेनिफिट ऐसा शो नहीं हुआ है मरीज़ों में। लेकिन यहाँ पे मुझे पता है अभी जो नया ट्रायल्स हो रहे हैं प्लाज्मा देने के, ब्लड प्लाज्मा देने के, उन पेशेंट्स को जो रिकवर हो चुके हैं, लेकिन हतमी तौर पे कोई अभी उसका बेनिफिट नज़र नहीं आया, लेकिन सेटली उसका कोई हार्म भी नहीं मालूम हुआ जो स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं। तो तमाम दवाएं और तमाम चीज़ें अभी एक्सपेरिमेंटल और ट्रायल बेसिस पे हैं, इंक्लूडिंग द वैक्सीन। सो कोई ट्रीटमेंट या कोई वैक्सीन कंफर्म नहीं कहा जा सकता। और प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी यही है कि अभी तक कोई ट्रायल एविडेंस ऐसा नहीं है कि जो कंफर्म करे। एंटीबॉडी टेस्टिंग के सवाल हमसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने आपको जैसे बताया एंटीबॉडी टेस्ट सिर्फ ये बताता है कि आप इन्फेक्शन से गुजर चुके हैं और आपकी बॉडी में मुताफ़ियत बन गई है, लेकिन ये नहीं बता सकते आप अपनी तौर पे कि ये फॉर एवर हो गई है या 1 साल के लिए या कितने अरसे के लिए आपको प्रोटेक्शन दे रही है एंटीबॉडी जो फॉर्म हुई है। और अगेन ये कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, सिर्फ ये बताता है कि आप इन्फेक्शन से रिकवर हो रहे हैं।
तो मैं थोड़ा सा अपनी टॉक को एंड करूंगा, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का मसला है बड़ा ज़रूरी है। कोशिश करें कि अब किसी से ज़्यादा करीब होके ना मिलें, 2 मीटर का फासला रखें। फिर हैंड वॉशिंग 20 सेकेंड्स तक सोप वाटर से रेगुलर बार बार करें। और इसके अलावा जो है वो कोशिश करें कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं और निकलना पड़ रहा है तो कम से कम निकलें, लेकिन अगर निकलना पड़ा है तो मास्क पहनें ताकि इसकी स्प्रेड कम से कम हो सके इस वायरस की। और अगर आपको डिजीज़ डायग्नोस हो जाती है तो परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर पे अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना पड़ेगा, यानी अपनी फैमिली के लोगों से अलग होके अलग कमरे में रहना पड़ेगा। कोशिश करें कि कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो आप टच करें, डोर हैंडल्स या और दूसरे प्लेट्स या ग्लासेस, या कोई चीज़ ऐसी हो कि चाबियाँ जो एक से दूसरे को जाए तो वो उससे भी डिज़ीज़ फैल सकती है। तो कोशिश करें कि अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कन्फाइन करें एटलीस्ट 14 दिन तक, जब आपको ये डायग्नोस हो जाए, ताकि दूसरे लोगों में फैले ना ये डिज़ीज़। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम सब की ये दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें जो है सेहत दे और हमें इस मूसी मर्ज़ से बचाए, और अगर मर्ज़ हो तो हमें सेहत दे दे। और ये पूरी दुनिया इस वक्त इस मर्ज़ में बुरी तरह मुब्तला है, और हज़ारों और लाखों और डेथ्स हो चुकी हैं। तो अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार और माफ़ी मांगनी चाहिए, और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि तमाम लोग सेहतमंद रहें, और अल्लाह ताला हमें अगर बीमारी भी हो तो हमें जल्द शिफा दे दे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।